तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है हमने। ठीक है, जो एसएससी और रेलवे के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी 2025 में एग्जाम हुए थे, उसमें जो 3 से 4 जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हमने इस वीडियो में कराने का प्रयास किया है। और हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, ये ओनली इम्पोर्टेंट फॉर नेक्स्ट एग्जाम के लिए है। ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम है, एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंक हो, सीपीओ, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसमें हम आपको 100% मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर था प्रीति सूदन। ठीक है, अब इसके बारे में हम अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आप देखोगे संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं वो देख लो, आर्टिकल में कौन से में आते हैं वो देखो आप। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इनका कार्यकाल देख लो आप। तो यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल या तो 6 वर्ष मान लो या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो उसी को माना जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भारत की पहली जनगणना से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो वो 1872 में आयोजित की गई थी। ठीक है, अब इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे प्रथम प्रयास कब हुआ था? 1872 को लॉर्ड मेयो के कार्यालय में हुआ था। ठीक है, अब 10 की वर्दी पर कब स्टार्ट हुई थी वो भी देख लो आप। तो प्रथम समकालीन जनगणना 1821 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था बुक से। तो क्वेश्चन था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, जो बुक है उससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो पीएस रमन है। समझ में आया? अब लेखक पीएस रमन के बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम। तो आप देखोगे लेखक पीएस रमन तमिलनाडु के महाधिवक्ता है। अब आप देखोगे जो महाधिवक्ता है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो अपने 165 आर्टिकल में आता है। समझ में आया? इस पुस्तक का विमोचन कब हुआ था? मार्च 2025 में महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति में किया गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से क्वेश्चन था कि 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उपज प्रणाली जो गेहूं की है वो कौन सी थी? तो उस समय जो उपज की प्रणाली थी जो उस किस्में थी उसका नाम पूछा गया था। तो वो थी एक तो कल्याण सोना थी और एक सोनार 64 थी। समझ में आया? ठीक है, अब इनके जो जनक हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं और इससे जो लाभान्वित जो राज्य हैं उनके भी नाम हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देखोगे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत में जो इसके जनक है वो एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक तो पंजाब हो गया, हरियाणा, पश्चिम और उत्तर प्रदेश हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन था। ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया था यदि एक सीधे धारावाही चालक कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके उत्पन्न चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धारा पर डिपेंड करती है। तो क्या होगा, जैसे ही धारा को दोगुना किया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी दुगुनी हो जाएगी। समझ में आया? अब आप सूत्र देख लो B समानुपाती I, जिसमें आप देखोगे एक सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया B, ये हो गया समानुपाती किसके? धारा के I के। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अविश्वास प्रस्ताव से, जिसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। समझ में आ गया? ये लोकसभा में लाया जाता है। तो उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो उस पर क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। समझ में आया? अब आप अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देख लो अविश्वास प्रस्ताव जो कौन से आर्टिकल में होता है और क्या होता है। आप देखोगे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि इसे हर 3 साल में 1/2 या 2/3% रिटायर्ड होते रहते हैं। समझ में आया? इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कोशिका विज्ञान में साइंस से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका के भीतर लिपिड वसा का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। समझ में आया? इसके बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो आप देखोगे ER हो गया, यहाँ क्या होता है?
यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे राइबोसोम क्या होता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? इसमें प्लेटलेट कण की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। अब लाइसोसोम के बारे में हम देखेंगे। इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि जब ये थैली कुछ अलग महसूस करती है तो ऑटोमेटिक फट जाती है। समझ में आया? इसके बारे में नेक्स्ट अगर देखना है तो हमारे वीडियो पे देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूना पैक्ट 1932 से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूना पैक्ट से वो बता दूंगा। इससे अलावा जो फैक्ट आएंगे वो गलत थे। आप देखोगे जो गलत कथन था, B.R. अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, ये इसका गलत कथन था। अब इसके जो अच्छे कथन है वो सारे बता देता हूँ। सही कथन में आप देखोगे यह समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इन्होंने कहा B.R. अम्बेडकर शामिल नहीं हुए, तो वो तो गलत था। समझ में आया? यह जो फैसला हुआ था ये यशोदा जैन सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। समझ में आया? ठीक है। इसके तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय संविधान से क्वेश्चन था, और भारतीय संविधान में भी जो संविधान संशोधन था उससे क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था जो विश्व संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर उन्हें कितने वर्ष कर दिया गया है, तो ये अपने 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो 6 वर्ष के लिए किया था, ये किस में किया था संविधान संशोधन में, वो भी देख सकते हो आप। तो आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। अब जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, इसमें क्या हुआ था, जनता पार्टी सरकार ने इसे वापस 5 साल कर दिया था। इसमें क्या किया था, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में भी डाल दिया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे परमाणु संरचना से था, जो कि एक साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया था किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किससे निर्धारित की जाती है, तो ये अपने प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित की जाती है। समझ में आया? अब आप देखोगे जो परमाणु क्रमांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसका मान क्या होता है, नाभिकों में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। तो हम परमाणु संख्या उसे रिप्रेजेंट A द्वारा किया जाता है। अब परमाणु संख्या उसे कैसे निकालते हैं, तो आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उनका जो योग होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। समझ में आया? अब आप देखोगे एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या B प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन परमाणु संख्या की परिभाषा केवल प्रोटॉनों की संख्या से दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से नहीं दी जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे विद्युत धारा से क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था यदि 1 एमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका संभावित कारण क्या होता है, इसका संभावित कारण होता है प्रतिरोध कम हो गया है। अब देखोगे कैसे, तो इसका जो सूत्र होता है V बराबर IR होता है, जिसे ओम के नियम द्वारा प्रतिशोधित किया जाता है। जो रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है, V समानुपाती क्या होता है, I/R हो गया। समझ में आ गया? नहीं, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। हाँ, इसमें गलती हो गई मेरे से। आप देखोगे ये इस R को तो मैं इधर भेज दूंगा, I बराबर हो गया V। समझ में आ गया? अब आप देखोगे एमीटर में क्या होगा, रीडिंग अचानक बढ़ गई, इसने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया, तो इससे क्या होगा कि प्रतिरोध कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखोगे यहाँ I धारा है और R प्रतिरोध जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आया? ठीक है। अगर ये जैसे I यहाँ पर होगा तो R नीचे चले जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो इससे क्या होगा कि अगर मैं जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो किससे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी देख लो। सामान्य ज्ञान से, मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत कुल कितने देशों में 105वें स्थान पर था, ठीक है। ये 127 देशों में था, लेकिन इन्होंने 2024 का पूछा। अगर 2025 का पूछता तो हमारी जो भूखमरी के अंदर जो रैंक है वो 102 है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब HIG जिसे कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें कौन कौन से बेस को शामिल किया जाता है, तो आप देखोगे एक तो अल्प पोषक हो गया, चाइल्ड सीटिंग हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु को शामिल किया जाता है। और भारत की जो स्थिति है उसको गंभीर श्रेणी की सूची में रखा गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जीव विज्ञान में सेल से क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन था कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। समझ में आया क्या? ठीक है। अब इसके फैक्टर में हम देखेंगे RERE, इसका मतलब क्या होता है,
इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है, इसलिए यह प्रोटीन बनाता है। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट कण की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? अब SER के बारे में देखेंगे हम, तो आप देखोगे इसकी सतह चिकनी होती है और यह लिपिड वसा के संश्लेषण में हमें सहायता प्रदान करती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रासायनिक विज्ञान में क्वेश्चन था। तो रासायनिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि दो विलयनों को एक बंद निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखोगे उनका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अब ये किस कारण से रहता है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसे एंटोनी लेवेजुर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका मतलब ये होता है अगर किसी बंद निकाय में किसी के साथ कोई क्रिया की जाती तो उनका द्रव्यमान हमेशा सदैव समान रहता है, क्योंकि इसका कहने का नियम था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो ये अपने द्विबंध और की उपस्थिति के कारण होती है। समझ में आया? जैसे आप देखोगे अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पर्यावरण में जैव निम्नीकरण पदार्थ था। क्वेश्चन पूछा गया था जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित किए जा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक के द्वारा होता है। अब बैक्टीरिया कौन से हो गए, जैसे अपने केंचुए नहीं होते जो मिट्टी को कुतर कुतर के या किसी चीज़ को अपन कहते नहीं कि रुई लग गई किसी में लोग कागज को कुतर देते हैं, उस प्रकार के कुछ बैक्टीरिया कवक होते हैं। ये सूक्ष्म जटिल कार्बन पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे प्लास्टिक जैसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा, कभी देखा है क्या जो प्लास्टिक है उनको किसी जीव ने कुतर दिया, नहीं कुतर सकते, इसलिए उसको हमेशा नहीं यूज़ करने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि इसे वापस प्रकृति में रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर इसको हम जलाते हैं तो जो पर्यावरण है उसमें कार्बन की उपस्थिति सर्वाधिक मात्रा में हो जाती है, जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको मना करने की अनुमति जाती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा तकनीक में रक्तचाप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रक्तचाप मापने के लिए ऑसिलोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है ये भी देख लो, आप देखोगे क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है और यह स्वचालित उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिक यूज़ होता है। समझ में आया? ठीक है। डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन इस तकनीक का उपयोग करती है जो धमनी की दीवारों में होने वाले कंपन को मापती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वनस्पति विज्ञान में उत्तक से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में जल और खनिज के ऊपर की ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है। तो वह जाइलम की सहायता से होता है। जैसे जाइलम जैसे जल को जाइलम के द्वारा से ऊपर पहुँचाया जाता है, जबकि जो पौधों में जो भोजन होता है उसे फ्लोएम द्वारा ऊपर पहुँचाया जाता है। फैसे फ्लोएम फैसे फूड होता है। समझ में आया? जाइलम जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्ती तक पहुँचाने का कार्य करता है। समझ में आया? जो फ्लोएम होता है वह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन जैसे चीनी हो गया उद्योग के अन्य भाग तक पहुँचाने का कार्य करता है। समझ में आया? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भौतिक विज्ञान में कार्य ऐसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं उसका उदाहरण बता सकता हूँ। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने घर पर बुलाया है कि मुझे इस दीवार को यहाँ से वहाँ पर 5 मीटर दूर धकेलनी है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अगर उस दीवार को वो धकेल नहीं पाए तो शाम को मैं उसे पैसे दूंगा क्या? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो 0। अब कैसे 0 होगा? उसका सूत्र होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लगाया उन्होंने 100 का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 का। तो अगर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0। इसलिए किया गया कार्य 0 होता है। देख सकते हो आप, यदि विस्थापन 0 है तो किया गया कुल कार्य भी 0 होगा, चाहे लगाया गया बल कितना भी अधिक क्यों ना हो। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर, क्योंकि हम इसमें पहले टॉपिक बताते हैं कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन था, फिर इसका प्रश्न बताते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि जो भी हम फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं आपको वो 4 से 5 बार रेलवे के जो पुराने एग्जाम है उसमें रिपीट हो रखे होते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो में इस वीडियो में कमी लगती है वो हमें कमेंट में बताएं, ताकि जो आने वाली वीडियो है हमें उसमें सुधार कर सके। ठीक है दोस्तों, बाय।